हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग 50 एमसीक्यू करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स का, जिसके अंदर जो चैप्टर कवर होंगे आपके कंपनी फाइनल अकाउंट्स है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, बाय बैक ऑफ शेयर्स है और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग IFRS। ये सब चैप्टर के जो एमसीक्यू है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो इसके अंदर कवर करने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड, और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस सीरीज के अंदर हम लोग जितने भी सब्जेक्ट है आप लोग के उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है सब इस चैनल पे हम लोग अपलोड करने वाले हैं, और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया है एज पर AS13 द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू बी कैलकुलेटेड एज पर डैश मेथड। बोलते हैं जब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करते हैं तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, जिसके अंदर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, डेबिट साइड के अमाउंट में से क्रेडिट साइड का अमाउंट माइनस करके। तो जो फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं वो फॉर्मूला कौन से मेथड्स का रहता है? फीफो मेथड्स का होता है, लीफो मेथड्स का, वेटेज एवरेज मेथड या सिंपल एवरेज मेथड। तो फ्रेंड वो जो फॉर्मूला रहता है वो कौन से मेथड्स का होता है? वेटेड एवरेज मेथड। लिखा द कंपोनेंट्स ऑफ वर्क प्लेस इथिक्स इथिकल बिहेवियर। ये IFRS चैप्टर का है। बोलता है जब हम लोग को वर्क प्लेस पे इथिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हॉनेस्टी, लीगैलिटी, डिस्क्लोजर, ऑल ऑफ दिस कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वर्क प्लेस पे इथिकल बिहेवियर के। तो जैसे आपको पता है इथिकल बिहेवियर मीन्स क्या, हम लोग को नैतिक बोलते हैं बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको हॉनेस्टी भी होना चाहिए, लीगैलिटी भी रहना चाहिए और डिस्क्लोजर मीन्स ओपन होके सब काम करना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आपको दिया है द कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज टू बी शो। बोलता है यहाँ पे कैरिंग अमाउंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है उसका जो अमाउंट रहता है उस कैसे शो होता है? कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे या कॉस्ट और मार्केट विच एवर द लोअर। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ कि कैरिंग अमाउंट वो भी कौन से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो कैरिंग अमाउंट रहता है कौन से वैल्यू पे शो होता है? कॉस्ट अमाउंट पे शो होता है। चार्जिंग कॉस्ट ऑफ फैमिली डिनर टू दी कंपनी इज। बोलते हैं हम लोग को कंपनी के जो फंड है या बोल सकते हैं हम लोग को कंपनी के जो असेट्स हैं उससे हम लोग फैमिली का डिनर करा रहे हैं, तो क्या है? हम लोग को मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स है या फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग है, इथिकल रिपोर्टिंग है या ऑल ऑफ दिस। आपको लग रहा है इथिकल रिपोर्टिंग हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं क्या? नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। असेट्स को हम लोग मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द अमाउंट नॉट कलेक्टेड बाई शेयर होल्डर शुड बी शो। ऐसा अमाउंट्स बायबैक शेयर में जो शेयर होल्डर ने कलेक्ट नहीं किया, जो अभी तक हम लोगों ने शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं किया, वो अमाउंट जो अभी तक हम लोगों ने शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसा अमाउंट कहाँ पर शो होगा? करंट लायबिलिटीज में, कैपिटल रिजर्व में, शेयर कैपिटल्स में या रिजर्व कैपिटल में। तो यहाँ पे आपको पता है कि रिजर्व कैपिटल और फ्री रिजर्व ये तो हमारे रिजर्व रहते हैं, और शेयर कैपिटल तो टोटल हम लोग को इशू और पेड अप प्राइस वाले जो कैपिटल रहता है वो रहता है। तो जो अमाउंट हम लोग को पेमेंट करना वो किसके अंदर शो होगा? करंट लायबिलिटीज के अंदर शो होगा। बाय बैक ऑफ ऑल दी शेयर्स मस्ट बी। मतलब जो बाय बैक रहता है उसको शेयर को कैसा होना चाहिए? पार्टली पेड अप होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, फुल्ली सब्सक्राइब्ड होना चाहिए या फॉरफिटेड। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोगों ने स्टडी किया आपको पता है बिफोर दी बायबैक शेयर कैसा होना चाहिए? बायबैक होने से पहले शेयर कैसा होना चाहिए? कंडीशन क्या हम लोग का? शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। बायबैक करने से पहले आपका शेयर क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दिया यहाँ पे द इथिकल इशू फेस बाई अकाउंटिंग इंक्लूड।
बोलते जो इथिकल इशू रहता है वो अकाउंटिंग में क्या क्या फेस कर सकते हैं, एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी और वैल्यू ऑफ मोरल, ऑल ऑफ दिस। अकाउंटिंग एक्यूरेसी होना चाहिए, पहली बात। आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपके जो भी रिकॉर्ड रहने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और वैल्यू ऑफ मोरल भी रहता है। मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज बेस डैश कैपिटल। जो हम लोग शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं, जो डिविडेंड हम लोग शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं वो कौन से बेस पे रहता है, पेड अप, ऑथराइज, इशू, रिजर्व। लिखा पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज बेस्ड ऑन डैश कैपिटल। जो हम लोग डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं वो कौन से बेस का कैपिटल है, पेड अप है, ऑथराइज है, इशू है, रिजर्व है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, हम लोग किसके बेस पे पेमेंट करते हैं, पेड अप कैपिटल के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द बेस ऑफ पेड अप कैपिटल। लिखा है शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी प्रिपेयर इन डैश फॉर्मेट। मीन्स हम लोग को कंपनी फाइनल अकाउंट्स से चैप्टर से है कि हम लोग जो कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स वो कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैसा होना चाहिए, हॉरिजेंटल फॉर्म में हम लोग बनाते हैं या वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं या कन्वीनियंट फॉर्म में या कॉलमर फॉर्म में बनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आपका है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे इनकम के तौर पे सेल्स लिखते हैं, फिर इसमें से लेस करते हैं सीओजीएस और जो भी एक्सपेंस रहते हैं सब माइनस करते हैं। तो हम लोग का एक कौन सा फॉर्म रहता है, वर्टिकल फॉर्म रहता है। तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है इंटेरियम डिविडेंड ऑफ द कंपनी कैन बी डिक्लेयर बाई। बोलते जो इंटेरियम डिविडेंड रहता है, इंटेरियम डिविडेंड मीन्स क्या, ऐसा डिविडेंड जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है। 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरियम डिविडेंड। तो जो इंटेरियम डिविडेंड रहता है वो कौन डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर बाई शेयर होल्डर डिक्लेयर करता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या सेबी डिक्लेयर करते हैं। तो ये कौन डिविडेंड डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आगे लिखा द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर सेक्शन फ्रॉम। मतलब जो स्कीम है रिकंस्ट्रक्शन का उसको मंजूरी किसके तरफ से मिलना चाहिए, शेयर होल्डर से, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कोर्ट, ऑल ऑफ दिस। बोलते हम लोग को जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए परमिशन किसका किसका चाहिए। तो आपको भी पता है कि हम लोग को इसमें परमिशन शेयर होल्डर से भी चाहिए। आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया होना चाहिए कि कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है और कोर्ट से भी आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड समय, तो फिलहाल तो मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ बट आपको बता सकता हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। जेड लिमिटेड ने 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप है। इस शेयर सब डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच। पहले शेयर 10 रुपये का था, अभी डिवाइड होकर कितने का हो गया, 10 रुपये वाला हो गया। सिंपल सी बात है कि यदि 100 रुपये का शेयर था अभी डिवाइड हुआ 10 से, तो 10 से हम लोग करेंगे तो मीन्स एक पर्सन को कितने का 10 शेयर मिलेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ शेयर आफ्टर सब डिवाइडेड डिवीजन विल बी। सब डिवीजन होने के बाद ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे। पहले कितने थे, 8,000 शेयर था, कितने का, 100 रुपीज़ का। यदि मैं इंटू कर देता हूँ तो शेयर कैपिटल कितना हो गया, 8 लाख हो जाएगा। अभी यही शेयर जो 100 रुपये का था ना, हम लोगों ने 10 रुपये कर दिया, तो इसको 10 से डिवाइड कर देने का, तो कितना आ जाएगा, 80,000। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 80,000 कहाँ पे दिया हुआ है, 80,000 आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को, नेक्स्ट आपको दिया है बिल्स रिसीवेबल इज शो अंडर इन द बैलेंस शीट। बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल कौन से हेड के अंदर शो होता है, फाइनल अकाउंट्स में। तो आपको भी पता है हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स किया रहेगा, तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर बिल्स रिसीवेबल शो होता है कौन से हेड के अंदर इन बैलेंस शीट, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट लायबिलिटीज। तो किसके अंदर आता है, बिल्स रिसीवेबल की बात कर रहा है, बिल्स पेबल की बात नहीं कर रहा है। तो कहाँ पे आ जाएगा ये, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आ जाएगा।
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन एज पर सेक्शन। बोलते हैं जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है वो एज पर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंडर में होता है? कंपनी एक्ट के 319 या 66। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है सेक्शन 66 के अंडर से होता है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैन बी डैश ऑफ दी शेयर्स। ये तो मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। फुल्ली पेड अप शेयर्स को कंपनी क्या करती है? बायबैक करती है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस इंक्लूड, एक्स इंटरेस्ट प्राइस बोलते हैं जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस रहता है उसके अंदर क्या इंक्लूड रहता है? जब हम लोग इन्वेस्टमेंट चैप्टर करते हैं तो उसके अंदर हम लोग को कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट दिया रहता है। कम इंटरेस्ट मीन्स क्या? कम्युलेटिव इंटरेस्ट, जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। एक्स इंटरेस्ट मीन्स क्या? एक्सक्लूडिव इंटरेस्ट, जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो यदि एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो इसके अंदर क्या इंक्लूड रहता है? सिर्फ कॉस्ट इंक्लूड रहता है। क्या रहता है? कॉस्ट रहता है। लिखा द टर्म्स इथिक्स कम फ्रॉम, जो वर्ड है इथिक्स वो कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक का वर्ड है या लैटिन का वर्ड है? तो जो हम लोग को इथिक्स वर्ड्स है ये कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। जो इथिक्स वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। लिखा है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB, IFRS नाम के चैप्टर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, किसने दिया है? ICWAI ने दिया है या ICAI ने दिया है? मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिया है या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्किंग अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने दिया है? तो जो जितने भी हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में ऑलमोस्ट ICAI ने ही दिया रहते हैं। मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इसको दिया है। द प्रीमियम रिसीव ऑन सेल ऑफ राइट इज क्रेडिटेड, जब हम लोग को राइट शेयर्स मिलता है तो मुझे यदि राइट शेयर नहीं बाय करना है, कब मुझे खुद नहीं परचेस करना है, तो मैं अपने राइट्स को किसी और को सोल्ड कर देते हैं। हम लोग अपने राइट्स को किसी और को दे देते हैं या बेच देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किसको क्रेडिट करते हैं? यदि मुझे मान लो मार्केट में वो शेयर 20 रुपीज़ में मिल रहा है बट राइट शेयर के थ्रू वो मुझे 50 रुपीज़ में मिल रहा है, तो मैं किसी को 5 रुपीज़ का अपना राइट शेयर सोल्ड कर सकता हूँ कि आप 50 रुपीज़ का शेयर खरीद लेना है और मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। तो ये जो मिलता है मुझे वो हमारे लिए क्या रहता है? प्रॉफिट रहता है। तो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन ऑफ डैश ओन फंड, ओन फंड से कितने से ज़्यादा कंपनी शेयर बाय बैक नहीं कर सकती। इसका जो आंसर रहेगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कितने लोग को पता है। इससे आपको जजमेंट मिलेगा कि बाय बैक करते समय कंपनी कितने परसेंट से ज़्यादा शेयर बाय बैक नहीं कर सकती है, 10% या 25% से। यदि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर टू बी कैपिटल अकाउंट्स। बोलते हैं जब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस करते हैं तो ऐसे में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो आपको भी पता है जब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस करते हैं कोई भी एक्सपेंस होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। कोई भी एक्सपेंस या लॉसेस होते हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी आर टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ डैश ऑफ द कंपनी एक्ट। मतलब जो कंपनी एक्ट है उसके कौन से प्रोविजन के हिसाब से हम लोग फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं? शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4। तो जो फाइनल अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो शेड्यूल 3 के बेस पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करना बाकी है कई सालों से, 2 साल, 1 साल, 3 साल से। तो सो अंडर कौन से हेड के अंदर आएगा? डैश ऑफ द लायबिलिटीज मीन्स कौन सी लायबिलिटीज है? करंट लायबिलिटीज है या कंटीजेंट लायबिलिटीज? तो ऐसी लायबिलिटीज जो इन फ्यूचर में हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होता है? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी पेमेंट करेगी, अदरवाइज नहीं पेमेंट करेगी। तो इस टाइप की जो लायबिलिटीज रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो कहाँ पे शो होता है? कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर शो होता है। नेक्स्ट आपको दिया है करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट द कॉस्ट और मार्केट विच एवर। बोलते हैं हम लोग को जो करंट मार्केट रहता है, जो हम लोग को करंट इन्वेस्टमेंट रहता है उसको हम लोग कैसे वैल्यूड करते हैं? कॉस्ट और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट विच एवर
इज डैश, बोलता है हम लोग को करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। यदि हम लोग को करंट इन्वेस्टमेंट है तो किस पे मेजर होगा, हम लोग को करंट इन्वेस्टमेंट को किस पे हम लोग वैल्यूट करते हैं, कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज मोर या लोअर। तो हम लोग को आपको पता है कि यदि करंट इन्वेस्टमेंट रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, विच एवर लोअर। यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है तो किसके ऊपर हम लोग वैल्यूट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन द डिबेंचर अपीयर अंडर द हेड ऑफ इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बोलता है इंटरेस्ट अक्रूड है, इंटरेस्ट अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, बट नॉट ड्यू, बाकी नहीं है, बट नॉट ड्यू ऑन द डिबेंचर अपीयर अंडर द हेड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, अक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग है, तो कहाँ पे से होगा, अदर करंट लायबिलिटीज में या लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा आपका, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर से होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गॉन बाय, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कौन से स्टैंडर्ड के अंदर आता है, AS 13 या AS 14। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, AS 13। आगे लिखा है कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ द शेयर रिजल्ट इन, जब हम लोग कंसोलिडेशन करते सब डिवीजन मीन्स 100 का शेयर है, उसको हम लोग पहले आपके पास एक शेयर 100 का था, अभी हमने क्या कर दिया 10 रुपीज़ वाले 10 शेयर दे दिए, इसे हम लोग बोलते हैं सब डिवीजन। वापस से वैल्यू 100 ही रहेगा, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अभी इसको हम लोग बोलते हैं सब डिवीजन। कंसोलिडेशन मीन्स क्या, आपके पास 10 के 10 शेयर थे, टोटल 100 रुपीज़ का, अभी मैं आपको एक ही शेयर दे दिया 100 रुपीज़ का, इसमें भी वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो आपको बोला है सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर रिजल्ट, इससे क्या होता है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में रिडक्शन होता है, या अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ऐसे टाइम पे हम लोग को कोई भी यहाँ पे शेयर कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं, इन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड फॉरगेन डैश इज द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलता है कंटीजेंट लायबिलिटी से इट में भी हम लोग को पेमेंट करना भी पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है। ऐसी जो लायबिलिटीज है इसको शेयर होल्डर ने या जो भी हम लोग को क्रेडिटर थे वो लोग ने हम लोग को फॉरगेन कर दिए, छोड़ दिए, नहीं पेमेंट करना है, तो इसमें इसकी एंट्री क्या पास होगी, रिकॉर्डेड नॉन रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करेंगे या नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि जब तक हम लोग को कोई रियल में लायबिलिटीज नहीं हो जाती है, हम लोग को रियल में बेनिफिट नहीं मिलता है, उसकी एंट्री नहीं रिकॉर्ड की जाती। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज का रिकॉर्ड नहीं आता है, यदि हम लोगों ने पेमेंट किए तो आएगा, अदरवाइज उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं आता है, तो इसका क्या आ जाएगा, नॉन रिकॉर्डेड आ जाएगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आर शो अंडर द हेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, बोलते जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है वो कौन से हेड के अंदर शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी के अंदर। तो कौन से हेड के अंदर शो करता है, स्टाफ वेलफेयर, मतलब जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन लोग के ऊपर जो कंपनी सोशल वर्क कर रही है उसका जो एक्सपेंस रहेगा कौन से हेड के अंदर शो करेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर या अदर एक्सपेंस के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर शो होगा। नेक्स्ट आपको दिया है लॉस फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेट लाइक अर्थक्वेक फ्लड सो अंडर द हेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। बोलता प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी का बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं कंपनी फाइनल अकाउंट्स में, उसके अंदर अर्थक्वेक आने से या फ्लड आने से जो लॉस होता है उसको हम लोग कौन से हेड के अंदर या कौन से आइटम के अंदर हम लोग शो करते हैं, एक्सेप्शनल आइटम रहता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहेगा। तो क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जो कि कभी कभी रेयर केस में हो जाता है, ऐसा लॉस कंपनी को होता है। 7 पॉइंट्स में आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डैश ऑफ द फॉर्मूला सेलिंग प्राइस। ये मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ। तो कौन से मेथड से यूज होगा, कॉस्ट या वेटेज एवरेज मेथड। तो आप इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कौन सा मेथड यूज होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमसीक्यू। लिखा द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट
आर वैल्यूड ऑन क्लोजिंग डेट एज पर सेक्शन 13। कॉस्ट ऑफ द परचेज या मार्केट वैल्यू या लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, हायर ऑफ द कॉस्ट ऑन मार्केट वैल्यू। बोलता शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग कौन से वैल्यू पे वैल्यूएशन करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द पेमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज को यहाँ पे कंपनी पेमेंट कर रही है, तो ऐसे समय पे हम लोग डेबिट करेंगे कैश बैंक अकाउंट्स को, या डेबिट करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को, या क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को, या इग्नोर करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हम लोगों ने कंटीजेंट लायबिलिटीज को पेमेंट कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले केस में, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग को डेबिट करेंगे किसको? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कौन से ईयर्स के अंदर आता है? इसका कमेंट करके आप लोग बता देना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन टू बी फाइनली अप्रूव्ड बाय। जो हम लोग को स्कीम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, फाइनली किससे अप्रूवल हम लोग को चाहिए? सेबी से, एनसीएलटी से, या सेंट्रल गवर्नमेंट से? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? हम लोग को कोर्ट से चाहिए, एनसीएलटी से हम लोग को क्या चाहिए? अप्रूवल कंपलसरी है कैपिटल रिडक्शन करने के लिए। इन द केस ऑफ पर्सन इन्वेस्टमेंट्स, if the interest up to date of transaction include in the pre-quoted, then it is the called dash price। बोलता हम लोग को जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन तक जो प्राइस रहता है वो प्राइस के अंदर इंटरेस्ट यदि इंक्लूड है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट बोलेंगे। तो आपको भी पता है यदि प्राइस हम लोग को क्या रहेगा? इंक्लूड रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कम इंटरेस्ट, कम्युलेटिव इंटरेस्ट। फाइनल डिविडेंड्स ऑफ इक्विटी शेयर्स इज प्रपोज बाय। फाइनल डिविडेंड जो रहता है इक्विटी शेयर होल्डर को कौन प्रपोज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बैंकर्स, या शेयर होल्डर? तो जो फाइनल डिविडेंड रहता है इक्विटी शेयर होल्डर को प्रपोज कौन करता है? शेयर होल्डर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड बाय अ लिमिटेड कंपनी ऑन। जो इंटरेस्ट रहता है डिबेंचर का उसको कंपनी कौन से बेस पे पेमेंट करती है? कॉस्ट प्राइस पे, फेस वैल्यू पे, मार्केट प्राइस पे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ का आपका फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट पेमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एज पर शेड्यूल 3 कैश एंड बैंक एट द डिस्क्लोज अंडर द हेडिंग। कैश बैंक हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, कौन से हेड के अंदर रहता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, या बैंक बैलेंस, या करंट एसेट्स? तो जितने भी कैश और बैंक रहते हैं सब कहाँ पे आते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एग्जिस्टिंग 100 शेयर्स ऑफ 1 ईच, existing 1000 shares 1 each are alter 100 share of 10 each, this is known। एक एक रुपये वाला शेयर था, अभी कितने वाला हो गया? 10 रुपये वाला। एक एक रुपये वाला कितने शेयर थे? 1000 शेयर थे, अभी 100 शेयर कितने के? 10 रुपीज़ वाले हो गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन, सब डिविजन, कन्वर्जन, या सरेंडर ऑफ शेयर्स? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक एक रुपये वाले शेयर को किस में कन्वर्ट कर दिया? 10 रुपीज़ वाले शेयर में। इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू डिबेंचर अकाउंट्स इज शो। बोलते हैं हम लोग को बैलेंस शीट में इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू है, तो ये कौन से हेड के अंदर शो होगा आपका? शेयर कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? हम लोग का करंट लायबिलिटीज के अंदर शो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्लूड। इसके अंदर जो आपको आइटम दिया है इसके अंदर कौन सा कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड नहीं है? लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड, इंटेरियम डिविडेंड, लायबिलिटी अंडर गारंटी, या एरियस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड? इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? इंटेरियम डिविडेंड आपका कंटीजेंट लायबिलिटीज नहीं है। रेमुनरेशन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर इन P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ द कंपनी क्या होगा? कैन बी क्लबेड विद द सैलरी एंड वेजेस, या फिर मस्ट बी शो इन द सेपरेट आइटम इन द डेबिट
डेबिटेड इन द डेबिट साइड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, मस्ट बी शो एज अ सेपरेट आइटम ऑन डेबिट साइड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग को, लास्ट 4-5 MCQ और बचे हुए हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी नो कंपनी द लिक्विडेटेड, ओनली वन कंपनी द लिक्विडेटेड, वन और मोर कंपनी लिक्विडेटेड, टू और मोर कंपनी लिक्विडेटेड। तो यहाँ पे लिखा है हम लोग को क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कितनी कंपनी बंद होती है। तो जैसे आपको पता है फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी कंपनी क्लोज नहीं होती है, नो कंपनी इज द लिक्विडेटेड, कोई भी कंपनी यहाँ पे बंद नहीं होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन द डिबेंचर, सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। डिविडेंड पेड प्रायर टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अफेक्ट, बोलता है डिविडेंड हम लोगों ने पेमेंट किया प्रायर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने से पहले जो हम लोगों ने डिविडेंड पेमेंट किया वो किसको इफेक्ट करेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट्स को, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट्स को, या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को। तो हम लोगों ने डिविडेंड पेमेंट किया, सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इफेक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग जो डिविडेंड पेमेंट करते हैं वो प्रॉफिट में से पेमेंट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इफेक्ट करेगा। बोनस शेयर कैन बी इशू आउट ऑफ, बोनस शेयर किसमें से इशू किया जा सकता है, जनरल रिजर्व से ओनली, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से, या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से, या ऑल ऑफ द अबव। तो बोनस शेयर किसमें से इशू किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट राइट अप शुड बी शो, बोलता है ऐसा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने राइट अप नहीं किया वो कौन से हेड के अंदर शो होगा, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, या क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, अंडर अदर नॉन करंट एसेट्स इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, अंडर अदर करंट अदर एसेट्स एंड एसेट साइड इन द बैलेंस शीट, ये राइट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने सारे MCQ कवर किए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर के MCQ देखेंगे फ्रेंड। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।